हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और मैं अनुप राणा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग पॉलिटी की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले भारत में पॉलिटी के इतिहास को, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में जो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें मैंने सबसे पहले आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट लाए गए थे उनके बारे में बताया था। इसमें हमने 1773 से लेकर और 1853 तक के सारे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े और उसके बाद सन 1858 से लेकर और सन 1909 तक के सारे भारत शासन अधिनियम हमने कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं, हमारे चैनल पर आप इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, वो होगा भारत शासन अधिनियम सन 1935। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसकी बताना चाहूँगा। देखें, 1919 में जब भारत शासन अधिनियम आया तो 1919 में ये कहा गया कि 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, 10 साल के बाद हम इस पूरे अधिनियम की एक समीक्षा बिठानी है। समीक्षा करने के लिए एक कमीशन बिठाएंगे और 1919 के हिसाब से 10 साल हो रहे थे 1929 में। यानी बात ये थी कि 1929 में एक ऐसा कमीशन बैठना था जिसने 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था इसकी समीक्षा करनी थी। और इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1919 के हिसाब से 1929 में वो कमीशन बैठना था और इसको यहाँ पर होना क्या था कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने थे और चुनाव में जो रूढ़िवादी दल था वहाँ का, उसको डर था कि कहीं ये ना हो कि 1929 में हमारी पार्टी हार जाए और मजदूर दल यानी जो है जो लिबरल पार्टी थी उसकी सरकार न बन जाए। इसीलिए इन्होंने क्या करा, 2 साल पहले 1927 में एक कमीशन बिठाया। इस कमीशन का नाम रखा गया इसके अध्यक्ष के नाम पर, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन दोस्तों फरवरी सन 1928 में भारत आता है और सन 1928 में भारत आने के बाद भारत में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध होता है। कारण आप सबको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। और भारतीय ये चाहते थे कि जो हमारे लिए जो संविधान बना रहा है, जो हमारे लिए सुधारों की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीयों का हस्तक्षेप होना चाहिए, उनका जो है पार्टिसिपेशन उसमें होना चाहिए। एक प्रतिनिधि मूलक जो है एक ऐसा कमीशन बिठाया जाना चाहिए जिसमें कि भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल हो और वो हमारे लिए क्या करे, सुधारों की बात करे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भारत में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध होता है। और उसके बाद भारत में जो समय सचिव होते हैं, बरकाने हेड, वो जो है भारतीयों को एक कहते हैं कि एक जो है बोलते हैं, वो जो है भारतीयों को एक चुनौती देते हैं कि भाई एक काम करो, ऐसा एक संविधान बनाओ जिससे कि तुम्हारे सारे लोग, सारे जो है पार्टियां इससे क्या हो जाए, सहमत हो जाए। और इसी के लिए भारत में जो हमारे मोतीलाल नेहरू होते हैं उनकी जो है अध्यक्षता में एक कमेटी बैठती है जिसे हम कहते हैं नेहरू कमेटी। और नेहरू कमेटी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट 1928 प्रस्तुत की जाती है। और इसी समय पर जो बैकग्राउंड में मैं कह सकता हूं, साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो भी अपना काम पूरा करते हैं। 1929 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपता है और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह थी कि नेहरू रिपोर्ट में सारी जितनी बातें कही गई थी उनसे भारतीय सारे दल, जैसे कि मुस्लिम लीग, जैसे कि खुद जवाहरलाल नेहरू, उसके जो है विपक्ष में होते हैं। इसीलिए बरकाने हेड की जो चुनौती होती है, कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट उस पर खरी नहीं उतर पाती। और इसके बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी होते हैं वो इसके जो है खिलाफ जाकर भारत में, जैसे कि गांधी जी जो है अपने यंग इंडिया नामक पत्र में कहते हैं कि अगर आप इन बातों को नहीं स्वीकारेंगे, 1113 मांग होती हैं, अगर इनको आप स्वीकारेंगे नहीं तो हम भारत में एक आंदोलन करेंगे। और गांधी जी की ये बात कहने के बाद भारत में एक आंदोलन शुरू होता है जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। और इसी बीच 1929 में जब जो है साइमन कमीशन होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है 1929 में। 1929 में जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है दोस्तों, तो 1929 के चुनाव में ब्रिटेन में मजदूर दल जीत जाता है। और जब लिबरल पार्टी यानी मजदूर दल जीतता है तो ये भारतीयों के पक्ष में एक छोटा सा फैसला कह सकते हैं सुनाता है। कहते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर क्या होगी, एक समीक्षा करेंगे हम लोग। और समीक्षा करने के लिए ब्रिटेन यानी लंदन में क्या करेंगे, 3 या फिर उस समय उनका कहना था कि लंदन में इसकी समीक्षा करने के लिए हम कुछ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। और कॉन्फ्रेंस क्या होंगी, वही जो कॉन्फ्रेंस होंगी वही जो आपकी आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलनों के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी संख्या थी 3। 1933 तक ये सारे गोलमेज सम्मेलन संपन्न होते हैं। और इसके बाद जो है जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट होती है वो श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित होती है और इसे हम कहते हैं भारत में
भारत शासन अधिनियम 1935। कभी कभी इसे जो है आपके बुक्स में 1935 का संविधान भी कहा जाता है। और इसके बारे में सबसे खास बात यह है, कहा जाता है कि जब से जो है भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था और जब तक जो है ये जो है अधिनियम भारत में नहीं आया था, वो जो है पूरे काल का, उस पूरे जो है कह सकते हैं कि एक बड़े जो है उस टाइम का सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें देखिए 10 भाग थे, 10 अपेंडिक्स थे और लगभग 321 आर्टिकल थे। इस प्रकार से भारत में ये सबसे बड़ा संविधान था। इवन आज के संविधान का मैं कहूँ 50% से ज़्यादा जो है हिस्सा यहीं से लिया गया है। जो हमारे संविधान की बड़ी बड़ी बातें हैं सब यहीं से ली गई हैं। और कहीं जो है हमारे संविधान के आलोचक कहते हैं कि हमारा संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम की कार्बन कॉपी है। दोस्तों, बात जो भी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत में, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारा संविधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी है। इसका कारण देखो, इन्होंने कहा, उन्होंने एक तथ्य यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा कि जिस संविधान को बनाने में 1927 से लेकर 1934 तक का टाइम लगा हो, इतना लंबा टाइम पीरियड लगा हो, तो वो जो है भारतीय स्थितियों, भारतीय संस्कृतियों, भाषाओं और विभिन्न जो भारत में जो विविधताएं हैं उनके अनुसार बिल्कुल जो है हमें लगा कि ये बिल्कुल सही है और इसी आधार पर हमने यहाँ से ये सारी चीजें ली हैं। और जो इनका तर्क था वो जो है कहते हैं कि बहुत, हम भी जो है अगर देखें तो ये लंबा टाइम पीरियड था और ऑब्वियसली बात ये थी कि भाई कहीं ना कहीं इसमें जो सारी बातें कही गई होंगी, इसके अलावा भी वो जो है सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें थी और कहीं ना कहीं भारत के स्वतंत्रता के बाद भी वहां से वो चीजें उठाकर संविधान में डाली गई। चलो बात करते हैं दोस्तों इस संविधान यानी भारत शासन अधिनियम की, 1935 के संविधान की। तो इसमें सबसे पहली जो बात है, देखें, अखिल भारतीय संघ की बात की जाती है। एक भारत में एक अखिल भारतीय संघ के रूप या फिर भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए, अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडियन, मतलब जो है पूरा भारत जो है एक संघ के रूप में होगा और इसमें जो है जो प्रिंसिपल स्टेट होंगे, जो देशी रियासतें होंगी, उनको शामिल होना या ना होना, यानी उनको जो है इस प्रिंसिपल स्टेट में शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, वो उनकी मर्जी होगी। हालांकि ये अखिल भारतीय संघ का जो पूरा का पूरा सपना था, ये ब्रिटिशर्स का यानी ब्रिटिश सरकार का एक सपना ही रह गया। भारत में ये कभी पूरा नहीं होता है क्योंकि जो प्रिंसिपल स्टेट होती हैं, जो रजवाड़े होते हैं, वो अपने आप को इससे सेपरेट यानी अलग रखने की यहाँ पर क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये बात जो है कभी लागू ही नहीं हो पाती। ठीक है। नंबर सेकंड, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी है और 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है, मॉन्टेग्यू चैम्प सुधार, तो उसमें मैंने कहा था कि विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, प्रांतीय और केंद्रीय। यहां पर विषयों की पहचान करके इनको 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वर्तमान में ये जो विषयों की पहचान, ये पूरी चीज है ना जो आपको यहाँ पर दिख रही है, इसे कहते हैं केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। और ये जो पूरी की पूरी चीज है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का एक भाग होता है जहां पर शक्तियों का बंटवारा किया जाता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो यहाँ पर बात क्या थी, देखें, यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे की जब बात आती है तो वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में ये जो है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और दूसरी बात, वहां पर भी ये 3 सूचियां आपको मिल जाएंगी। हालांकि वहां पर संघ सूची में 100 विषय होंगी, राज्य सूची में आपके जो है यहाँ पर 61 विषय होंगे और यहाँ पर जो है आपके 52 विषय होंगे। लेकिन उस समय पर जो है यहाँ पर याद रखें, संघ सूची जो थी उसमें 59 यानी 59 विषय थे, राज्य सूची में 52 विषय थे और समवर्ती सूची में कितने थे, 36 विषय थे। और यहाँ पर एक और चीज है, जैसे वर्तमान में जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो किसके पास होती हैं, संसद के पास होती हैं। इस समय पर इस अधिनियम के द्वारा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये वायसराय के पास दी गई थी। दोस्तों, ये 2 बातें आपको याद रखनी है बढ़िया से कि विषयों की पहचान करके इनको 3 भागों में बांटा गया था। इसके बाद हम ये कहेंगे यहाँ पर पहली बार डिसेंट्रलाइजेशन जो सन 1861 में भारत में लाया गया था, इसके अनुसार एक जो है परफेक्ट जहां पर क्या किया था, शक्तियों का बंटवारा किया गया था। देखें, इसके बाद देखें अगली बात क्या है, 1919 की बात है। मैंने कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लगा थी और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था उस समय पर, आरक्षित और हस्तांतरित। यहां पर उल्टा कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया यानी खत्म कर दिया गया और प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी गई। बात यह है, उत्तरदायी शासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तरदायी शासन का मतलब होता है जहां पर कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रकार मैं ये भी कह सकता हूं, प्रांतों में अगर उत्तरदायी शासन की अगर बात हो रही है, इसका मतलब प्रांतीय जो कार्यपालिका होगी वो वहां की विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। और दूसरी बात, यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था थी, यानी 2 सदन वाली व्यवस्था थी। बंगाल, बिहार, असम,
बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, यानी यहां पर जो है जो प्रांत था वहां पर भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। वर्तमान में भी आपको पता होगा, अगर द्विसदनीय व्यवस्था की बात आती है तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं, तो देखें, 2 जुड़वा भाई, जुड़वा भाई का मतलब अगल बगल कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, दूसरा जो है कर्नाटक और ऊपर से कौन, महाराष्ट्र, और इधर से आ जाओगे आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये जो है 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, और उस समय पर भी 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी। और यहां पर मैं कहूंगा, यहां पर एक कार्यपालिका होगी, एक विधायिका होगी, तो कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह थी, और प्रांतों में कहीं ना कहीं गैर सरकारी सदस्यों की क्या थी, मेजॉरिटी थी। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। केंद्र की देखो केंद्र में क्या हुआ, केंद्रीय विषय कितने हैं, 59 विषय। केंद्र में जो विषय हैं इनको 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। और आरक्षित विषय जैसे कि पहले भी बताया था, आरक्षित विषय किसके पास होंगे, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के प्रति, और हस्तांतरित विषय किसके पास होंगे, ये गवर्नर जनरल, उस पर भी गवर्नर जनरल शासन करेगा लेकिन मंत्रियों की सहायता से। यहां पर ये वाली बात आती है, हस्तांतरित गैर महत्व के मामले होते थे और आरक्षित क्या होते थे, महत्व के मामले होते थे। दूसरी बात, अगर ये बात यहां पर आती है, इसका मतलब यही क्या है कि केंद्र में यहां पर द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था तो 1919 और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था तो 1935। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप बिल्कुल इसे जो है याद रखें दोस्तों। इसके बाद देखें, अब आपको याद होगा दोस्तों 1909 की बात थी, जब मैंने 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पढ़ाया था, तो मैंने कहा था पहली बार भारत में सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था। और सांप्रदायिकता का जन्म किसे कहते हैं, मिंटो को कहते हैं। और इसने क्या करा था, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद 1919 में भी दिया गया था, किसको, आपके जो है ईसाई हो गया, आंग्ल जो है आंग्ल भारतीय हो गया, इसके अलावा जो है जो यहाँ पर सिख थे, इन सबको जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। और इसी प्रकार 1935 में भी हुआ। 1935 में सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया और मजदूर, दलित और महिलाओं को यहाँ पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अच्छा, ये जो सांप्रदायिकता की बात जब आती है कभी, तो आप याद रखें सांप्रदायिकता क्या है, भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की जो नीति 1857 के बाद अंग्रेजों ने अपनाई थी, वो इसका जो है सबसे बड़ा पार्ट था। ठीक है, देखिए सचिव परिषद जिसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1858 में हुई थी। मैंने कहा था उस समय पर 15 सदस्य एक सचिव काउंसिल की स्थापना कर दी गई थी। हालांकि बीच में इसमें सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई, ये बड़ी बात नहीं है, आप याद रखें। इसको यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब इसे काउंसिल नहीं बल्कि जो है 3 एडवाइजर, 3 सलाहकार मिलेंगे लंदन में, जिसकी सहायता से जो सचिव होगा वो अपने कार्य करेगा। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि बीच में इसके लिए एक हाई कमिश्नर की भी नियुक्ति कर दी गई थी ब्रिटेन में, जिसके सचिव के कुछ काम जो थे वो हाई कमिश्नर को भी दिए गए थे। ये एक समझ लो कि सचिव के समतुल्य एक पद होता था हाई कमिश्नर, और जो है दोनों मिलजुल कर जो है कार्य करते थे, जो सचिव के सारे कार्य होते थे उन पर। ठीक है, चले मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। 10% भारतीयों को यहां पर मत देने का अधिकार मिला, जैसे कि 1892 जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था, यहां पर भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, और 1909 और 1919 में इस निर्वाचन प्रणाली में मताधिकार का विस्तार कर दिया गया था। और इसी प्रक्रम में हम आगे चलकर देखेंगे 1935 में भी ये विस्तार और ज्यादा होता है, 10% लोगों को यहां पर मत देने का अधिकार मिलता है। ये देखिए, ये जो बात है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई। फेडरल कोर्ट का मतलब होता है संघीय न्यायालय। आपसे अगर पूछेगा कि भारत में संघीय न्यायालय कब बना था, आपका आंसर होगा सन 1937 में। किसके अनुसार, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो सन 1774 में बना था। कहां पर, कलकत्ता में, जिसमें सर एलिजा एम्पी क्या थी, मुख्य जज थी, और 3 अन्य जज थे। इस प्रकार मैंने कहा था कि सन 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उसमें ब्रिटिश अधिकारियों को, ब्रिटिश जो लोग थे यहाँ पर, इनको इसके न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। अब जो है इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, और ये क्या होगा, फेडरल संघ का न्यायालय, मतलब केंद्र का न्यायालय होगा। यानी केंद्र में सबसे ऊंचा न्यायालय कौन, फेडरल कोर्ट। और फेडरल कोर्ट के जो अंतिम जज थे हरिलाल जे कायनिया, यही जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पहले जज भी थे। अगला देखें, वर्मा जो था, जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है,
इसको भारत से अलग कर दिया गया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम में, पूछा गया था कि वर्मा को भारत से अलग कब कर दिया गया था। तो वर्मा को 1935 के अनुसार 1937 में अलग कर दिया गया था और वर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार। और सिंध को पंजाब से अलग कर दिया गया था। वर्तमान में सिंध जो प्रांत है वो पाकिस्तान में आता है और जो है आपका जो पंजाब है उसका आधा भाग भारत में आता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पूर्वी पंजाब भी कहते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कर दी गई 1934 में। आरबीआई एक्ट आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में 1935 में आरबीआई यानी भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना कर दी गई थी। इसका मुख्य कार्य था भारत में मुद्रा यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाए रखना। इसको आप जो है विस्तार से इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है मैं आपको जो है ये बताना चाहूंगा, आरबीआई एक सेंट्रल बैंक था, एक केंद्रीय बैंक था। और अगर आपसे कभी पूछा जाए क्या भारत में पहली बार केंद्रीय बैंक बनाया गया था आरबीआई, इससे पहले कभी कोई कोशिश नहीं की गई थी, तो देखें यहां पर जो है इससे पहले की बात करें तो 1921 में भारत में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है, जिनमें जो प्रेसिडेंशियल बैंक थे, 4 प्रेसिडेंसी जो बैंक थे, इनको मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बना था। हालांकि वो इंपीरियल बैंक एक सेंट्रल बैंक के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसमें लोगों के अकाउंट से, और वर्तमान में आपको पता है आरबीआई में किसी के अकाउंट नहीं होते हैं, या ये मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल बैंक में अकाउंट्स नहीं होते हैं, वो वाणिज्यिक बैंक की तरह कार्य नहीं करता है। इसीलिए यहां पर इंपीरियल बैंक जो कि सेंट्रल बैंक के रूप में बना था, इसको जो है एक सेंट्रल बैंक नहीं माना गया और बाद में जो है सन 1934 में जो है आरबीआई एक्ट आया और सन 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार से जो है इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो एक बार मैं आपको जो है फिर से बता देता हूं। एक अखिल भारतीय संघ की बात कर दी गई, विषयों की पहचान करके इनको 3 भागों में बांटा गया। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, वायसराय के पास होंगी। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कर दी गई। विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इसके बाद 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, सांप्रदायिकता के आधार पर मजदूर, महिला और दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र, सचिव परिषद को समाप्त करके 3 एडवाइजर मिल गए उसको। इसके अलावा मताधिकार का विस्तार, संघीय न्यायालय की स्थापना, वर्मा और सिंध को अलग कर दिया गया और आरबीआई की स्थापना कर दी गई। इसके अलावा और सारी बातें थी, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टि से सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पर 1935 का भारत शासन अधिनियम खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।